नमस्कार साथियों, पीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और राजस्थान के करंट अफेयर्स में पिछली क्लास के अंदर हमने जुलाई 2025 से संबंधित जो प्रमुख घटनाएं थी उनके बारे में बात की है। आज हमारी जुलाई 2025 को लेकर दूसरी क्लास रहेगी जिसमें हम राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं हैं उन पर चर्चाएं करेंगे। और ये सारी कक्षाएं चतुर्श्रेणी के लिए तो उपयोगी है ही, इसके साथ में अन्य सभी भर्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले है राजस्थान राज्य जूनियर तैराकी प्रतियोगिता। राजस्थान राज्य के अंदर जूनियर वर्ग की तैराकी की ये प्रतियोगिता का आयोजन हाल ही में जुलाई महीने के अंदर हुआ है, तो इससे संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखो, पहले भी कई बार मैं कह चुका हूं कि करंट एक ऐसा पार्ट है जिसमें कोई निश्चितता नहीं है, कहां से प्रश्न आएगा, किस टाइप का आएगा, ऐसा कोई पहले से निर्धारित नहीं है। कहीं से भी किसी भी प्रकार का है जो प्रश्न आपसे किया जा सकता है, लेकिन हमारी तैयारी है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि चाहे प्रश्न कहीं से भी आए, सही हमारा ही होना चाहिए। ये मैं हर बार बोलता हूं, इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको ऐसा मैटर है जो उपलब्ध करवाएं जो चतुर्श्रेणी अन्य सभी भर्तियों के लिए आपके लिए रामबाण साबित हो। सभी भर्ती परीक्षाओं में इन कंटेंट से संबंधित प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसलिए ये सबसे छोटा हो गया जूनियर वर्ग, और वो भी राज्य स्तरीय कोई प्रतियोगिता है, तो इससे नीचे तो प्रश्न बनने का चांस मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। ठीक है, तो राजस्थान राज्य जूनियर जो तैराकी प्रतियोगिता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है इसका आयोजन। इसका आयोजन अगर राजस्थान राज्य जूनियर तैराकी प्रतियोगिता की हम लोग बात करें तो इसका आयोजन 12 जुलाई 2025 को किया जाता है। 12 जुलाई 2025 को है जो इसका आयोजन राजस्थान के कोटा जिले में होता है। राजस्थान के कोटा जिले में इसका आयोजन किया जाता है। एक तो प्रश्न बनने की, सीधी वन लाइनर प्रश्न बनने की संभावना यहां से रहती है। तैराकी के अंदर वैसे भी इवेंट के अंदर बहुत कम प्रश्नों के चांस रहते हैं, इतना इवेंट प्रसिद्ध भी नहीं है, लेकिन प्रश्न यहां से आने की गुंजाइश रहेगी। अगर आपसे पूछेंगे तो वन लाइनर में कि राजस्थान राज्य जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन जुलाई 2025 में कहां किया गया, तो कोटा के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया है। अगर हम लोग बात करें इसके संस्करण की, कौन सा संस्करण था, कौन सी बार है जो इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, तो इसका जो संस्करण था वो था आपके 36वां संस्करण आयोजित हुआ है। अब प्रश्न पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे हो सकता है आपको सीधा यही पूछे कि 36वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, या हो सकता है कथन कारण में पूछे कि राजस्थान राज्य जो तैराकी प्रतियोगिता जूनियर तैराकी प्रतियोगिता हुई है इसके संबंध में गलत कथन कौन सा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसमें पहले ये भी दे सकते हैं कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है, 12 जुलाई 2025 को कोटा में किया गया है। संस्करण का दूसरा आ सकता है, तीसरा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा उसका आ सकता है। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न है सो यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए हमारी तैयारी है जो ऐसी होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रश्न कहीं से भी आए सही होना चाहिए, ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आयोजन की अगर बात करें, कोटा के अंदर संस्करण आपके 36वां है और इसमें लगभग राज्य भर के 150 से अधिक है जो तैराक हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है। 150 से अधिक जो तैराक हैं उन्होंने इस प्रतियोगिता में, इस राज्य जूनियर जो तैराकी प्रतियोगिता है इसमें भाग लिया है। और इस प्रतियोगिता में सबसे सफल या सर्वश्रेष्ठ अगर प्रदर्शन की हम लोग बात करें, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की अगर हम लोग बात करें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिस खिलाड़ी का रहा है उसका नाम है कृष्णादित्य। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन या सबसे अच्छा प्रदर्शन या सबसे सफल जो खिलाड़ी इस राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में रहा है तो उसका नाम है कृष्णादित्य। कृष्णादित्य जो नाम का खिलाड़ी है उसने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है और इस प्रतियोगिता के अंदर कुल आपके 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। कृष्णादित्य का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इसके अंदर रहा है और इन्होंने कुल कितने पदक जीते हैं, 5 पदक जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ में एक सेरेना करके और खिलाड़ी थी, दोनों ही जयपुर के हैं। सेरेना इन्होंने भी 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्होंने
4 स्वर्ण पदक जीते हैं, दोनों ही जयपुर से ताल्लुकात रखते हैं, जयपुर जिले से संबंधित है, ये बात ध्यान कर लेना। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था इनका हाल ही के अंदर जो तैराकी प्रतियोगिता जुलाई 2025 में आयोजित हुई है। देखो चतुश्रेणी का एग्जाम सितंबर के अंदर है, तो जुलाई, जून, मई, अप्रैल ये जो महीने हैं आपके, मैं अगर करंट के हिसाब से बोलूं तो सबसे पीक पॉइंट वाले हैं। ज्यादा प्रश्न यहाँ से उठने की हमेशा गुंजाइश रहती है, हालांकि करंट की कोई सीमा नहीं है, 1 साल पुराना भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी एक बार आप अपने नजरों में जरूर निकालें। ऐसा नहीं हो कि केवल आप 6 महीने का करंट लेके ही बैठ जाए। 6 महीने का मेजर करंट होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न आने के चांस रहते हैं। जैसे अगर 10 प्रश्न आते हैं तो 80% प्रश्न आने के चांस इनमें रहते हैं। और हमने भी इस प्रकार का मैटर तैयार किया है कि आपका 80% जो आए वो हमारे मैटर से ही आए, तो इसलिए प्रयास बढ़िया किया है। बाकी देखो एग्जामिनर जो है वो पेपर को कैसे सेट करता है उसके ऊपर है जो सारी बात है जो टिकी हुई है। और इसके साथ में अगर बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक उदयपुर की खिलाड़ी है विधि, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था 200 मीटर की जो तैराकी है, इस 200 मीटर की तैराकी के अंदर इन्होंने 3 मिनट और 1 सेकेंड और 7 आपके माइक्रो सेकेंड के अंदर वो तैराकी पार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था, एक प्रकार का रिकॉर्ड है जो बनाया था। तो ये भी आप भले ही नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। उदयपुर की तैराक है, उदयपुर की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है विधि, है ना। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 200 मीटर के अंदर 200 मीटर में आपके क्या किया है, तो बेस्ट समय निकाला है, सबसे बेस्ट समय 3 मिनट के अंदर और 1 आपके सेकंड के अंदर, इसके साथ में 7 आपके माइक्रो सेकंड के अंदर ये समय इन्होंने निकाला है इस 200 मीटर की तैराकी के अंदर। विधि उदयपुर की खिलाड़ी है, इन्होंने इस टूर्नामेंट में ये रिकॉर्ड बनाया है, तो ये चीज आप साथ में याद कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान राज्य जूनियर तैराकी प्रतियोगिता के संबंध में। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दुनिया का 5वां सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगर जयपुर, सीधे लिख दिया है, दुनिया का 5वां सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन नगर है वो हाल ही के अंदर किसको घोषित किया है, जयपुर। ये कोई विश्व के किसी संगठन के द्वारा घोषित नहीं किया जाता है, ये ट्रेवल एवं लेजर एक पत्रिका है, ट्रेवल एवं लेजर एक पत्रिका है, उसका एक सर्वे होता है। ट्रेवल, वैसे ट्रेवल का मतलब भी क्या होता है, यात्री होता है। ट्रेवल व लेजर जो पत्रिका है, ट्रेवल व लेजर पत्रिका के सर्वे के अनुसार, दुनिया का 5वां सर्वश्रेष्ठ आपके जो पर्यटन नगर है, 5वां सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगर है वो हमारा जयपुर है। पर्यटन नगर कौन सा है, जयपुर है, जयपुर राजस्थान राज्य की जो राजधानी जयपुर है, ये विश्व का 5वां सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगर है। सबसे ज्यादा अगर पर्यटकों को आकर्षित करने वाले नगरों की सूची में अगर शामिल करें या सर्वाधिक पर्यटकों को लुभाने वाला कोई स्थान है तो दुनिया का 5वां सबसे अच्छा स्थान ट्रेवल एवं लेजर जो पत्रिका है इनके अनुसार कौन सा है, आपके जयपुर है। बस इतना सा ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपसे प्रश्न किया जा सकता है। इसमें जयपुर को है जो आपके लगभग 91.33 अंक है जो प्रदान किए हैं, 91.33 अंक है जो प्रदान किए हैं, और इन अंक के आधार पर जयपुर ने विश्व के 5वां सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगर का स्थान है जो हासिल किया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद है राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी नाम से ही स्पष्ट है, टाउनशिप मतलब आवासीय क्षेत्र, रहने के लिए जो कॉलोनियां होती हैं उनको लेकर राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में एक पॉलिसी जारी की गई है, टाउनशिप पॉलिसी, उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो पॉलिसी है इसको कब जारी किया गया है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। देखो हमने पिछली क्लास में हील इन राजस्थान पॉलिसी भी पढ़ी थी, वो भी 14 जुलाई 2025 को जारी होती है, और ये पॉलिसी भी आपके 14 जुलाई 2025 को जारी होती है। तो तारीख में आपको दोनों में से कोई भी पॉलिसी पूछे, कोई भी नीति पूछे, आपको बता देना है 14 जुलाई 2025। 14 जुलाई 2025 को है जो राजस्थान के अंदर जो टाउनशिप पॉलिसी है ये जारी की जाती है। अब है कि इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। तो इस पॉलिसी का जो उद्देश्य है, पॉलिसी का उद्देश्य है आवासीय योजनाओं को
अधिक व्यवस्थित करना, अधिक व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना या नियोजित करना। नियोजित का मतलब है कि वर्तमान के अंदर आपने देखा होगा कि जो भी शहर होते हैं उन शहरों के विकास के लिए उनमें कॉलोनियां करती है ना। जो कॉलोनियां करती है उनमें कोई फिक्स निर्धारण नहीं होता है कि कॉलोनी को किस हिसाब से काटना चाहिए। तो ये जो टाउनशिप पॉलिसी है, राज्य सरकार की जो टाउनशिप पॉलिसी है, ये कहती है कि कॉलोनियां इस प्रकार से नियोजित और व्यवस्थित होनी चाहिए कि उसमें से एक पार्क या बच्चों के खेलने के लिए भी स्थान हो और अन्य आपके क्षेत्र भी हो, अन्य विभिन्न प्रकार के। तो उन क्षेत्रों के आधार पर है जो इस प्रकार की कॉलोनी कटनी चाहिए। तो वो क्या होगी, इस पॉलिसी के तहत है जो नए जो नियम डाले गए उसके तहत आपके 7% जो क्षेत्र है वो आपके भूमि खेल या पार्क के लिए होनी चाहिए। ये पॉलिसी कह रही है कि 7% तक 7% जो भूमि होगी वो आपके खेल के लिए या पार्क के लिए होनी अनिवार्य। इस पॉलिसी के तहत मैंने क्या बोला कि 7% जो भूमि है वो कैसे होनी चाहिए, वो आपके खेल के लिए होनी चाहिए या पार्क के लिए होनी चाहिए। या जो 8% भूमि है, 8% जो भूमि है वो आपके होनी चाहिए श्रमिकों के लिए या आवास गृह भी हो सकता है, जो आराम के लिए जो गृह बनते हैं या अन्य कार्यों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, आपसे ये पूछा जाए नहीं जाए लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि पॉलिसी कब जारी की गई है। और टाउनशिप है तो इसका जो उद्देश्य है, जो भी सरकार की भी चाहे आवास की कोई योजनाएं चल रही है अन्य कोई भी चीजें, तो उनको व्यवस्थित करना, उनको नियोजित रूप से करना कि कॉलोनी भी कटे तो इस प्रकार से कटे। कोई शहर का बसावट हो रही है, वहां कोई कॉलोनी को बसाया जा रहा है, कोई आवासीय योजना के तहत बसाया जा रहा है, तो उसमें ये नियम है जो लागू होते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आरपीएससी के सदस्य संख्या में वृद्धि। आरपीएससी मतलब राजस्थान राज्य जो लोक सेवा आयोग है ना राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर हाल ही में सदस्य संख्या में वृद्धि की गई है, सदस्य संख्या के अंदर वृद्धि की गई है। ये सदस्य संख्या की अगर हम लोग बात करें तो हम बात 14 जुलाई की ही करेंगे। 14 जुलाई बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि इस समय क्या है कि मंत्रिमंडल की बैठक होती है, कैबिनेट की जब बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक के अंदर ही ऐसे फैसले आते हैं। कैबिनेट के जैसे कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो कल की कैबिनेट की बैठक में भी बहुत सारे नए फैसले हैं जो करंट के हिसाब से भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे नई भर्तियां हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है, पहले उसमें कोई बंदिश नहीं थी, लेकिन अब तीनों पेपर में अलग अलग 36% पास होने के लिए लाने जरूरी है। ओवरऑल 40% नंबर आने जरूरी है। जैसे आरपीएससी पहले फर्स्ट ग्रेड के अंदर करती थी, फर्स्ट ग्रेड में जैसा होता है दोनों पेपर में 40-40%। ऐसे जो नए बहुत सारे नियम आए हैं, जैसे हमारे एम्स बना हुआ है, एम्स हमारे जोधपुर के अंदर बना हुआ है जो केंद्र की तर्ज पर है, उसी प्रकार रिम्स बनाया जाएगा और रिम्स के लिए लगभग 3500 करोड़ खर्च होंगे। तो ये करंट के हिसाब से बहुत मायने रखेंगे ये चीजें। आप अखबार भी पढ़ते हो तो थोड़ा ढंग से पढ़े तो ये सारी चीजें आपको न्यूज़पेपर में भी मिलते हैं। तो कैबिनेट की बैठक अभी कल ही हुई है तो उसके अंदर भी ये चीजें आई है। अब 14 जुलाई बार बार इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें भी मंत्रिमंडल की जब भी बैठक होती है तो कुछ अच्छे फैसले उसमें होते हैं, कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी होते हैं। तो 14 जुलाई 2025 की अगर हम लोग बात करें, आरपीएससी राजस्थान का एक संवैधानिक संगठन है जिसके सदस्य की जो संख्या है उसमें वृद्धि की गई। कितनी सदस्य की संख्या, कि पहले इसमें सदस्य संख्या थी 7 और प्लस इसमें कर दिया 3। तो वर्तमान के अंदर अगर सदस्य संख्या की हम लोग बात करें तो वर्तमान में आरपीएससी में सदस्य संख्या 10 है। एक तो बात तो ये ध्यान में रखनी है, अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछ लें या आपसे पूछे कि वर्तमान के अंदर आरपीएससी में 14 जुलाई या जुलाई 2025 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर कितने सदस्यों में वृद्धि की गई है, तो 3 सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। एक बात ये ध्यान में रखनी है। और कितने हो गए सदस्य वर्तमान के अंदर, 10 सदस्य हो गए हैं, ये बात ध्यान रखिए। समय समय के अंदर समय के अनुसार आरपीएससी की सदस्य संख्या में वृद्धि होती रही है, इनमें परिवर्तन है जो होता रहता है, ये ध्यान रखेंगे। जब गठन होता है शुरुआत में तब आरपीएससी का जो ढांचा होता है वो 1+2 का होता है। 1+2 का मतलब है कि एक अध्यक्ष होंगे और 2 क्या होंगे, सदस्य होंगे। अब एक अध्यक्ष के साथ में कितने सदस्य होंगे, 10 होंगे, ये ध्यान रखना है। ये वर्तमान का है, ये शुरुआत की हम बात कर रहे हैं। फिर इनमें क्या परिवर्तन होता रहता है। 1962 में 1+3 कर दिया भाई, 1962 के अंदर फिर वृद्धि कर दी गई। 1962 की अगर हम लोग बात करें, ऐसे पूछेंगे नहीं, केवल जानकारी के लिए। 1+3 का मतलब है कि एक अध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। तो ये परिवर्तन विभिन्न जो मंत्रिमंडल की बैठक वगैरह होती है उनमें ये लिए जाते हैं। अंतिम जो आपके हुआ था वो 2011 के अंदर हुआ था। 2011 में ये फॉर्मूला अपनाया था। 2011 के अंदर क्या किया था, 1+7 का किया था कि एक अध्यक्ष होगा और 7
सदस्य होंगे। और अब 2025 में जो इसका आरपीएससी का ढांचा कर दिया है वो 1+10 का कर दिया है। डायरेक्ट प्रश्न आपके राज्य व्यवस्था के हिसाब से भी आप अच्छे से इसको ध्यान में रख सकते हैं। संवैधानिक राज्य व्यवस्था के हिसाब से भी प्रश्न आपको डायरेक्ट इसके संबंध में पूछा जा सकता है। कथन कारण के अंदर के आरपीएससी के वर्तमान 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं आरपीएससी के वो कौन है? क्यूआर साहू। क्यूआर साहू जो है वो आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे, पिछले हम क्लासों में चर्चा कर चुके हैं अध्यक्ष के बारे में, युक्ति के बारे में, तो नॉर्मली ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है, आरपीएससी का मतलब क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है इसमें सदस्य संख्या के अंदर हाल ही के अंदर जुलाई में क्या किए गए हैं? 3 सदस्यों की वृद्धि की गई है। बस इतनी सी बात मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है कारगिल शौर्य वाटिका। कारगिल शौर्य वाटिका, वैसे कारगिल दिवस मनाया जाता है जिसको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सबको पता होगा कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को जब कारगिल दिवस था उसी दिन हमारे राजस्थान के अंदर कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया जाता है राजस्थान के वर्तमान जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके द्वारा। तो ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जो कारगिल शौर्य वाटिका है इसका उद्घाटन किया जाता है आपके 26 जुलाई 2025 को। 26 जुलाई 2025 को किसके द्वारा किया जाता है? तो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष कौन है भाई? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी के द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया जाता है। और ये जो कारगिल शौर्य वाटिका है ये कहाँ बनाई गई है? तो ये राजस्थान के विधानसभा के अंदर, राजस्थान के विधानसभा के अंदर इसका निर्माण किया गया है। और राजस्थान की विधानसभा के अंदर ही, राजस्थान के विधानसभा के अंदर ही विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर, विजय जो दिवस है, विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के ऊपर, 26वीं वर्षगांठ के ऊपर है जो आपके क्या मनाया जाता है? ये कारगिल जो शौर्य वाटिका है इसका उद्घाटन किया जाता है। बस इतनी बात ध्यान रखनी, 26 जुलाई को करते हैं, 26वीं आपके वर्षगांठ है विजय दिवस की। इस वर्षगांठ के ऊपर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा के अंदर है जो कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया जाता है। ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बाद में है ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर। ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर है, ये हाल ही के अंदर राजस्थान में स्थापित किया गया है। भारत का चौथा है और उत्तरी भारत का पहला है, और राजस्थान के अंदर तो पहला ही है। ये हम भारत की लेवल की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहे हैं कि ऐसे जो ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन है पूरे भारत में 4 है, पूरे भारत में 4 है। और चौथा जो अभी हाल ही के अंदर राजस्थान में स्थापित किया गया और उत्तर भारत का पहला है, उत्तर भारत का पहला है। तो इसकी अगर स्थापना की बात करें तो ये आपके उत्तर भारत का पहला है, उत्तर भारत का पहला, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन जो क्लस्टर है ये आईआईटी जोधपुर में है जो स्थापित किया गया है। कहाँ है स्थापित किया गया है? आईआईटी जोधपुर के अंदर। बस इतनी सी बात तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। 1 लाइनर डायरेक्ट प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन वैली जो इनोवेशन क्लस्टर है वो उत्तर भारत का पहला पूछे नहीं पूछा, ये पूछा जा सकता है हाल ही में राजस्थान के अंदर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आईआईटी जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। और ये भारत का चौथा है, भारत का चौथा है, ये ध्यान रखेंगे। अभी जो इसकी स्थापना हुई है ये भारत का कौन सा है? भारत का चौथा ऐसा क्लस्टर है जिसकी स्थापना की गई है। और ये जो है इसकी क्षमता रहेगी आपके लगभग 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की इसकी क्षमता जो रहने वाली है, क्षमता भले ही नोट कर लें, क्षमता 350 टन, 350 टन आपके ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की क्षमता रहेगी। 350 टन, 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता, ठीक है। क्षमता इसके 350 टन आपके ग्रीन हाइड्रोजन की रहेगी। और इसकी जो कुल लागत आने वाली है, कुल लागत जो आएगी वो 205 करोड़ रुपए की संभावना है। 205 करोड़ रुपए की इसकी कुल लागत रहने वाली है। उत्तर भारत का चौथा है और आपके राजस्थान के जो जोधपुर के अंदर आईआईटी जोधपुर है वहां पर इसकी स्थापना की जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन की यहाँ उत्पादन किया जाएगा और उसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो 350 टन की
रहने वाली है और 205 करोड़ है जो इसके कुल आपके खर्चा आएगा। ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 एक युद्धाभ्यास है जो हाल ही के अंदर राजस्थान में जुलाई 2025 में जो आयोजित हुआ है। तो इसके संबंध में भी हो सकता है कि आपसे प्रश्न है जो किया जाए। इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले है इसका आयोजन। इसका जो आयोजन किया जाता है वो आपके 27 जुलाई से 4 अगस्त 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 को 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 को जोधपुर में है जो इसका आयोजन किया जाता है। एक बात तो ये अच्छे से ध्यान रखनी है, बोल्ड कुरुक्षेत्र क्या है, एक युद्धाभ्यास है। क्या है? युद्धाभ्यास है। और भारत और सिंगापुर के मध्य ये जो युद्धाभ्यास है, ये युद्धाभ्यास किसके मध्य है? आपके युद्ध जो अभ्यास है ये आपके भारत और सिंगापुर के मध्य, भारत व सिंगापुर के मध्य हुआ है। और कहाँ हुआ है? जोधपुर में हुआ है। कब हुआ है? 27 जुलाई से लगाकर 4 आपके अगस्त के मध्य है जो इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। और बात करें अगर इसके संस्करण की, तो इसका ये 14वां संस्करण था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर पूछ ले कौन सा संस्करण था, तो 14वां संस्करण था जिसका आयोजन 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 को जोधपुर के अंदर किया गया है। युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य है। संस्करण आप लोग ध्यान में रखेंगे, 14वां संस्करण था। ठीक है। इसके बाद में है प्रोजेक्ट सदा आगे। प्रोजेक्ट क्या है? सदा आगे एक प्रोजेक्ट है जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर सेना द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जुलाई 2025 के अंदर। कब ये लॉन्च किया गया है? जुलाई 2025 के अंदर प्रोजेक्ट जो सदा आगे है, प्रोजेक्ट सदा आगे है। इसके तहत हमारे जो एक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है, पोखरण जो फील्ड फायरिंग रेंज है, इसमें स्वदेशी जो गोले हैं इनका परीक्षण है जो किया गया है। अच्छे से ध्यान में रखना है। जुलाई 2025 में प्रोजेक्ट सदा आगे के तहत, प्रोजेक्ट सदा आगे, प्रोजेक्ट सदा आगे के तहत जुलाई 2025 में प्रोजेक्ट सदा आगे के तहत पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, पोखरण फील्ड फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी विकसित गोला बारूद, स्वदेशी विकसित गोला बारूद का सफल परीक्षण किया गया, सफल परीक्षण किया गया। बस ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखनी है। प्रोजेक्ट सदा आगे आपके जुलाई 2025 में पोखरण जो फील्ड फायरिंग रेंज है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आपके चलाया गया था। और इसके तहत आपके क्या किया जाता है? स्वदेशी विकसित जो गोला बारूद है इनका सफल परीक्षण है जो किया गया था। ये बात अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद है गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना। गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का भी उद्घाटन हाल ही के अंदर राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। तो ये प्रश्न आपसे कहीं न कहीं भले ज्योग्राफी के हिसाब से पूछे, करंट के हिसाब से पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखना है। तो गोरबिया, अगर इसकी बात करें गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना की, तो इसका उद्घाटन सबसे पहले नोट करेंगे, इसका उद्घाटन इसका जो उद्घाटन है वो किया जाता है 19 जुलाई 2025 को, जो केंद्रीय नव्यकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा इसका जो उद्घाटन है 19 जुलाई 2025 को केंद्रीय नव्यकरणीय जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा बीकानेर के
बीकानेर के नोखा में किया गया। बस ये बात तो वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ध्यान रखनी है कि उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, बीकानेर के नोखा के अंदर है जो इसका उद्घाटन किया जाता है। एक बात तो ये ध्यान में रखेंगे, 19 जुलाई 2025 को किया जाता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बोल सकते हैं या केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बोल सकते हैं, प्रहलाद जोशी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन है जो किया गया है, ये ध्यान में रखनी है। अब अगर हम लोग बात करें इसकी क्षमता की, तो इसकी जो क्षमता रहने वाली है वो 435 मेगावाट की, 435 मेगावाट कैपेसिटी का है जो ये सौर ऊर्जा संयंत्र है, जो परियोजना है ये राजस्थान के अंदर स्थापित की गई है। अच्छे से ध्यान में रखना है, 19 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ है। ज्योग्राफी के हिसाब से परमानेंटली नोट्स बना लेना, और करंट के हिसाब से तो आपकी आगामी भर्तियों के लिए आपको 5-6 महीने तक अच्छे से ध्यान में रखना है, किसी भी भर्ती के अंदर पूछा जा सकता है। क्योंकि वर्तमान के अंदर जो स्वच्छ ऊर्जा नीति है, स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 राज्य सरकार ने जारी की है, उसके तहत राजस्थान में अक्षय ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें आपके सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, क्योंकि एसटीजी के जो क्रमांक हैं, जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों के तहत है जो सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक बढ़ावा देना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। तो उसी नीति को फॉलो करते हुए राजस्थान के अंदर भी ये लक्ष्य रखा गया है। जो स्वच्छ ऊर्जा विकास नीति 2024 आई थी, उसके तहत राजस्थान में 2030 तक 125 गीगावाट है जो अक्षय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ना, 125 गीगावाट का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये भी भले आप नोट कर लें कि जो स्वच्छ ऊर्जा नीति आई है, स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है, जिसके तहत आपके 125 गीगावाट आपके अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जून 2025 तक सौर ऊर्जा के उत्पादन के अंदर राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर है। जून 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान क्या है, आपके फर्स्ट पोजीशन पर है, राजस्थान पहले नंबर पर है, ये ध्यान में आप लोग रखेंगे। लगभग 31,967 मेगावाट, लगभग 31,967 मेगावाट आपके क्या किया जा रहा है, राजस्थान के द्वारा उत्पादन किया गया है। कब तक, जून 2025 की मैं बात कर रहा हूं, इस आंकड़े को आप नोट कर लेना। जून 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। पवन ऊर्जा में नहीं, पवन ऊर्जा में लगभग 5वें स्थान पर है, लेकिन सौर ऊर्जा के उत्पादन में जून 2025 तक और कितना कर रहा है, 31,967। पहले गुजरात था, गुजरात को मार्च में ही राजस्थान ने पछाड़ दिया था, उसके बाद में राजस्थान पहले नंबर पर है, दूसरे पर आपके गुजरात राज्य है। तो ये कुछ बातें हैं, इसके साथ में नोट कर लेना, क्योंकि हम सौर ऊर्जा परियोजना की बात कर रहे हैं तो अपडेट डाटा है, कभी पूछ ले तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में है बायो फर्टिफाइड मिलेट ब्यूटी बार, बायो फर्टिफाइड आपके मिलेट ब्यूटी बार जो है, मिलेट आपने पढ़ा होगा, मिलेट्स मतलब श्री जो अन्न है, जो बड़े अनाज है, इसको बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया था, बड़े अनाजों का वर्ष भी घोषित किया गया था, आपको अगर याद हो तो उसी के तहत भी ये एक प्रकार का पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की पहल है कि इसके तहत एक किट दिया जाएगा, ब्यूटी जो बार होगा उसके तहत आपके बाजरा है, शहद है, गुड़ है, इनका एक अच्छे से किट बना के दिया जाएगा। मतलब मोटे मोटे तौर पर जो बात है वो आपको समझ में आनी जरूरी है कि ये है क्या। ऐसा अजीब नाम देखते हैं, सोचते पता नहीं क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। जो पोषण स्तर है इसको सुधार करने के लिए राज्य सरकार की एक पहल है, और हाल ही में ये जुलाई के अंदर ये पहल प्रारंभ की गई है। इसमें राजस्थान के शुरुआती तौर पर 2 जिले जयपुर और उदयपुर मोस्टली ध्यान में रखेंगे, और जयपुर और उदयपुर में जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें आपके 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए ये ब्यूटी बार का एक किट प्रदान किया जाएगा, मतलब खाने के लिए है ना। इसमें आपके जो बाजरा है, गुड़ है, शहद है, इनका बनाया हुआ एक शानदार किट है जो बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए ऐसे किट तैयार किया गया। ये एक राज्य सरकार की बहुत बढ़िया पहल है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके शुभारंभ की, इसका शुभारंभ कब किया गया है, तो इसका शुभारंभ आपके किया जाता है 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2025
15 जुलाई 2025 को कौन करते हैं? राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया जाता है। और ये जो बायो फोर्टिफाइड आपके मिलेट हैं, ये श्री अन्न से प्रभावित होकर, किससे प्रेरित होकर? श्री अन्न से प्रेरित होकर प्रारंभ किया गया। श्री अन्न मैंने बोल दिया कि मोटे अनाज के लिए जो पहले अपन ने वर्ष घोषित किया है 2023 केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। आपको याद हो तो कैलाश चौधरी उस समय केंद्रीय मंत्री थे और संसद के अंदर बड़ा ही शानदार एक भोज का भी आयोजन हुआ था। अखबार के अंदर आया था कि बाजरे के पकौड़े भी खाए थे। बहुत सारे ऐसे, बाजरा क्या है, मोटे अन्न के अंदर शामिल किया जाता है, तो मोटे अनाज के अंदर इसको शामिल किया गया था। तो श्री अन्न में से प्रेरित होकर क्या किया गया है, ये बायो जो फोर्टिफाइड मिलेट्स न्यूट्री बार है, इसको क्या किया है, राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। और प्रारंभिक तौर पर ये आपके ये जो पहल है प्रेरित होकर प्रारंभिक तौर पर ये जयपुर व उदयपुर के चयनित, सभी नहीं, चयनित आंगनवाड़ी में बच्चों को, कौन से बच्चे, 3 से 6 वर्ष के, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं बच्चों को कि आपके न्यूट्री बार जो है, न्यूट्री बार किट दिया जाएगा। ठीक है, एक बात ये ध्यान में रखनी है कि कहां मिल रहा है, पूरे राजस्थान में भी ये लागू नहीं हुआ है। जयपुर और उदयपुर के चयनित जो आंगनवाड़ी है, चयनित कितने, लगभग इसमें 54 केंद्र है, 54 जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनका चयन प्रथम चरण के अंदर किया गया है। श्री अन्न से प्रेरित होकर ये एक योजना लागू की गई है। 15 जुलाई को दिया कुमारी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है। और इन आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर आपके ये जो चयनित जो आंगनवाड़ी है, यहाँ पर ये न्यूट्री बार प्रदान किया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है वो भी भले आप नोट कर लें। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना। मैंने पहले ही बता दिया है कि पोषण स्तर में सुधार लाना, पोषण स्तर में क्या लाना है, सुधार लाने के लिए आपके ये जो बायो फोर्टिफाइड जो मिलेट्स न्यूट्री बार है इसको प्रारंभ किया गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कब शुरू किया गया है, किस लिए शुरू किया गया है और कहां शुरू किया गया है, यहां से प्रश्न पूछने की हमेशा गुंजाइश आपसे रहेगी। आगे है विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह। विश्व जो जनसंख्या दिवस है इस पर राज्य स्तरीय समारोह है, इसका आयोजन हाल ही के अंदर किया गया है। देखो हम पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ चुके हैं। वन महोत्सव का आयोजन किया गया था, पर्यावरण दिवस पर समारोह आयोजित हुआ था, राजस्थान दिवस पर समारोह आयोजित हुआ था। मैंने एक बात पहले भी आपको बोली थी कि ये जो वर्तमान की सरकार है, ये जो भी बड़े बड़े ऐसे दिवस है उन पर भी राज्य स्तरीय समारोह का है जो आयोजन किया जा रहा है। जैसे ये भी मैंने बोला था कि गणतंत्र दिवस का जो हमारा राज्य स्तरीय समारोह था वो उदयपुर में हुआ था। स्वतंत्रता दिवस अभी गया है, इसका जो राज्य स्तरीय समारोह हुआ था ये जोधपुर के अंदर हुआ था। तो ये सरकार कुछ नए कर रही है, कुछ नई पहल कर रही है, विभिन्न प्रकार के समारोह का भी आयोजन कर रही है। उसी की तर्ज पर विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह है, इसका आयोजन किया गया है। तो स्पष्ट है, आपको एक तारीख तो याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो ऑटोमेटिक एक तारीख तो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसके आयोजन की। इसका जो आयोजन है वो आपकी विश्व जनसंख्या दिवस पर, विश्व जनसंख्या दिवस कब था, 11 जुलाई 2025 को जयपुर में किया गया। एक बात तो बढ़िया तरीके से यही ध्यान में रखनी है, आयोजन लगभग इतने बड़े बड़े जो भी समारोह हैं वो जयपुर में ही हो रहे हैं। तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, 11 जुलाई 2025 को किया जाता है। एक बात तो ये अच्छे से आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी अगर हम लोग बात करें तो दूसरी है थीम। इसकी क्या थीम रखी गई है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो थीम इसकी है मां बनने की उम्र वही, मां बनने की उम्र वही जब तन मन
या जनमन, जन व मन, जन व मन की तैयारी सही, जन व मन की तैयारी सही। थोड़ी लंबी थीम है, थोड़ा सा आप अच्छे से नोट कर लेना इसको कि थीम जो इसकी है, मां बनने की उम्र वही जब जन व मन की तैयारी सही, जन और मन से जब तैयारी सही होती है वही मां बनने की सही उम्र है। ये इसकी थीम रखी गई है। आयोजन इसका 11 जुलाई को किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस दिन क्या होता है, सॉरी इस कार्यक्रम में क्या होता है, इस कार्यक्रम के अंदर आपके जो केंद्रीय सॉरी स्वास्थ्य जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य जो मंत्री हैं इसमें स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर, गजेंद्र सिंह खेवसर, इन्होंने तो भाग लिया ही है क्योंकि ये विश्व जनसंख्या दिवस का कार्यक्रम था। लेकिन इन्होंने क्या किया है, गजेंद्र सिंह खेवसर ने जो आपके परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले हैं उनको सम्मानित किया है। तो इसमें स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य वाले जिलों को सम्मानित किया, जिलों को सम्मानित। अब सम्मानित कौन कौन से जिलों को किया है, एक तो आप नोट कर लेना बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जो जिला है इस उत्कृष्ट कार्य में पहले नंबर पर रहा था। सबसे अच्छा प्रदर्शन परिवार कल्याण आपके जो कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन रहा है वो बांसवाड़ा का रहा है। तो 1 नंबर पर जो सम्मानित हुआ है उत्कृष्ट कार्य के अंदर बांसवाड़ा जिला, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। बांसवाड़ा के अलावा भीलवाड़ा 3 नंबर पे आप नोट कर लेना प्रतापगढ़। पहला जिला आपको अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए कि बांसवाड़ा जिले को है जो इसमें सम्मानित किया गया है, ये बात अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। और सर्वश्रेष्ठ परिणाम वाला अगर निजी संस्थान या निजी हॉस्पिटल की अगर हम लोग बात करें, वो भी अगर नोट करना है तो आप लोग कर सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ आपके परिणाम वाला निजी अस्पताल, सर्वश्रेष्ठ परिणाम वाला निजी अस्पताल, निजी अस्पताल में आप लोग नोट कर लेना हरिओम अस्पताल, हरिओम अस्पताल ये आपके हैं उदयपुर में, हरिओम अस्पताल उदयपुर। हालांकि ऐसे प्रश्न पूछने के चांस कम रहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर द्वारा राज्य स्तरीय आपके विश्व जनसंख्या दिवस समारोह के अंदर परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कौन से जिले को सम्मानित किया या कौन से को नहीं किया है, तो ये प्रश्न पूछने की हमेशा संभावना रहेगी। लेकिन निजी अस्पताल का प्रश्न आने की गुंजाइश मेरे हिसाब से कम है। या आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आसान्वित ब्लॉक श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, उस ब्लॉक को भी सम्मानित किया है, या आप भले स्टार कर लीजिए। आसान्वित ब्लॉक श्रेणी में प्रथम ये आपके रहे हैं नींबाहेड़ा। नींबाहेड़ा जो ब्लॉक है चित्तौड़ का, इसको आसान्वित श्रेणी में प्रथम स्थान के लिए है जो सम्मानित किया गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। आसान्वित ब्लॉक श्रेणी के अंदर पहला स्थान नींबाहेड़ा ब्लॉक ने प्राप्त किया। तो विश्व जनसंख्या दिवस के कार्यक्रम को भी थोड़ा सा आप नोट कर लें, जुलाई के अंदर हुआ है, चतुर्थ श्रेणी के हिसाब से इंपोर्टेंट है, हो सकता है प्रश्न यहाँ से पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका, लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका के बारे में। ये चर्चा के अंदर क्यों रही है, ये राजस्थान के आपके डीडवाना से संबंधित है। डीडवाना वर्तमान के अंदर जिला है, तो डीडवाना जिले से संबंधित है। और इन्होंने हाल ही के अंदर अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो उसको फतह किया है, इसलिए ये चर्चा में रही है। तो सीधा सा नोट कर लें कि डीडवाना की दीपिका ने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो
किली मंजारो को फतह किया है, को फतेह किया है। बस इतनी सी बात ही आपको दीपिका जी के बारे में ध्यान में रखनी है। लेफ्टिनेंट कर्नल है और डीडवाना राजस्थान से संबंधित है। इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करके उसको फतह किया है। तो हो सकता है प्रश्न इससे जोड़ के आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए ये ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद में है राजकीय बालिका सैनिक कन्या विद्यालय। ये भी सरकार की पहल चल रही है कि राजस्थान के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बालिका सैनिक जो विद्यालय है उनकी स्थापना की जा रही है। और इसके तहत हाल ही के अंदर राजस्थान में एक बालिका सैनिक जो कन्या विद्यालय है, इसका उद्घाटन बीकानेर के अंदर किया गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इसका उद्घाटन 11 जुलाई 2025 को केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम, केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जयमल सर बीकानेर में उद्घाटन किया। बस इतनी सी बात ही ध्यान रखनी है आपको। मैं साथ में लिख इसलिए रहा हूं, पूरा सीधा भी बता सकता हूं कि आप अच्छे से इसको मेरे साथ साथ नोट्स बना के नोट करें, ठीक है। तो राजकीय जो बालिका सैनिक कन्या विद्यालय है, ये राजस्थान का पहला ऐसा बालिका के लिए स्पेशल कन्या विद्यालय खोला गया है। तो 11 जुलाई 2025 को केंद्रीय जो विधि मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनके द्वारा जयमल सर बीकानेर के अंदर है जो इसका उद्घाटन किया गया, ये ध्यान में रखना है। और प्रारंभिक तौर पर ये जो विद्यालय है आपके 6ठी से 8वीं तक चलेगा। वैसे जो सैनिक विद्यालय होते हैं इसमें एडमिशन प्रक्रिया क्लास 6 से होती है। केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय होते हैं। हालांकि जो प्रॉपर राज्य के विद्यालय होते हैं वो सेना के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसके लिए एक प्री एग्जाम होता है, उस एग्जाम में पास करने वाले विद्यार्थियों को ही 6ठी क्लास में एडमिशन दिया जाता है। तो राजकीय जो बालिका सैनिक कन्या विद्यालय है, इसका उद्घाटन हाल ही के अंदर 11 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है। के बाद में है राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी प्रतियोगिता। राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान के अंदर हाल ही में किया गया है। इसके बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले है इसका आयोजन, इसका जो आयोजन किया जाता है वो आपके 10 से 12 जुलाई 2025 को हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर इस स्टेट ओपन तीरंदाजी प्रतियोगिता का है जो आयोजन किया जाता है। एक बात तो अच्छे से ये ध्यान में रखनी है, 10 से 12 जुलाई 2025 को इसका आयोजन किया जाता है। और अगर बात करें इसके संस्करण की, तो इसका जो आयोजन होता है वो आपके पहली बार होता है, पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है। तो संस्करण पहला हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संस्करण इसका पहला है, 10 से 12 जुलाई को हनुमानगढ़ के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसमें राजस्थान के प्रमुख जो स्वर्ण विजेता खिलाड़ी हैं उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें रिकर्व सीनियर वर्ग महिला के अंदर अमनदीप कौर है, ये श्री गंगानगर जिले की खिलाड़ी है, इन्होंने इसमें पदक जीता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, रिकर्व सीनियर पुरुष वर्ग के अंदर मनीष यादव हैं धौलपुर के, इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। कंपाउंड सीनियर पुरुष वर्ग के अंदर पुलकित काजला है, इन्होंने, ये भी श्री गंगानगर के हैं, इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और कंपाउंड सीनियर महिला वर्ग के अंदर स्वाति दूधवाला जो है सीकर की, इन्होंने भी क्या है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। अलग अलग सीनियर वर्ग के हैं, महिला और पुरुष रिकर्व के अंदर और कंपाउंड के अंदर, दोनों के आपको ध्यान रखने हैं। हो सकता है कोई नाम जोड़ के आपसे प्रश्न है जो किया जाए, ठीक है। इसके बाद में है जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता। सीनियर राष्ट्रीय तो हमने कई बार पढ़ी है, ये जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो है इसका आयोजन, इसका जो आयोजन है वो किया जाता है आपके 1 से 6 जुलाई को, 1 से 6 जुलाई 2025 को हैदराबाद में
1 से 6 जुलाई 2025 को इसका आयोजन कहाँ होता है? हैदराबाद के अंदर होता है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरा है इसका संस्करण। इसका जो संस्करण है वो है आपका 24वां इसका संस्करण आयोजित हुआ है। एक बात ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे केवल राजस्थान के बारे में कि राजस्थान का इसमें क्या प्रदर्शन रहा है, क्योंकि हम राजस्थान का करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो राजस्थान का प्रदर्शन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो राजस्थान के प्रदर्शन की बात करें तो राजस्थान ने इसमें आपके तीसरा स्थान प्राप्त किया। एक तो ये ध्यान रखना है, तीसरा स्थान, ओवरऑल तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ओवरऑल चैंपियन में तीसरे नंबर पर रहा है। और अगर राजस्थान के पदक की बात करें तो राजस्थान ने इसमें 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, आपके 9 रजत जीते हैं, 7 स्वर्ण और 9 रजत पदक जीते हैं एवं 4 कांस्य जीते हैं, 4 कांस्य पदक जीते हैं। 7, 9, 16 और 4 20, कुल जो पदक जीते हैं वो आपके 20 पदक जीते हैं। ये बात ध्यान करनी है। राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा है? राजस्थान इस जूनियर प्रतियोगिता के अंदर तीसरे स्थान पर रहा है। जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में हैदराबाद में इसका आयोजन होता है। संस्करण इसका 24वां है। राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा है और राजस्थान ने कुल जो आपके इसमें पदक जीते हैं वो कितने जीते हैं? वो आपके तीसरा स्थान रहा है और राजस्थान ने कुल इसमें 7 स्वर्ण और 9 रजत पदक जीते हैं। तो आज की हमारी इस क्लास में इतना ही है। एक आपके इससे संबंधित राजस्थान की जो मार्च माह की करंट अफेयर्स की पहली क्लास आई थी, उस क्लास में एक आप संशोधन करेंगे। जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे उसमें राजस्थान के पदकों की संख्या मैंने आपको शायद 61 बता दी थी, वो भूल सुधार करें। 61 नहीं है, राजस्थान तीसरे स्थान पर ओवरऑल रहा है यूपी के साथ में और राजस्थान ने उसमें 64 पदक जीते हैं। राजस्थान ने उसमें 64 पदक जीते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। उस 64 में से आपके 22 गोल्ड जीते हैं, 22 गोल्ड पदक जीते हैं, 18 आपके सिल्वर जीते हैं और 24 है जो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कांसे। ये थोड़ा सा आप भूल सुधार कर लेना, 61 की जगह पर 64 कर देना। किसी विद्यार्थी ने बताया था कुछ ऐसी त्रुटियां अगर रह जाती क्लास में, देखो क्या है कि सारी की सारी अपन क्या है, पहली बात है क्लास एज ए क्लासरूम की तरह ले रहे हैं, एज ए पीपीटी की तरह पूरी क्लास नहीं ले रहे हैं जिसमें सारी चीजें आपके सामने लिखी हो, क्योंकि ऐसी क्लास में वैसे कोई आनंद भी नहीं रहता है, इसलिए इस प्रकार की क्लास ले रहे हैं। साथ में दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि इसके अलावा जो हम क्लास ले रहे हैं तो इसमें मानवीय भूल कभी कभार कोई रह जाती है। इतना सारा मैटर होता है तो दिमाग में कोई चीज ऊंची नीची भी हो जाए, 61 का 64 हो गया ऐसे कोई हो जाए तो आप मुझे व्यक्तिगत बता देना, उसको अपन भूल सुधार कर सकते हैं। तो ये एक आप जरूर आप कर लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी कभी कभार कोई लिखने में मिस टाइप हो जाता है तो वो आप, मैं मुंह से सही बोल रहा हूँ तो उसका जरूर ध्यान रखें। ठीक है, हो सकता है इसमें भी मैंने 64 बोला हो या 61 बोला हो, लेकिन जो भी है अब आप इसमें सुधार कर लेना। 64 पदक राजस्थान ने कुल जीते हैं। वैसे हम इसमें सुधार वैसे भी हो जाता क्योंकि आगे अब हम राष्ट्रीय स्तर की क्लास लेंगे, ये अभी आप ध्यान कर लेना। इसके बाद में वो अपनी क्लास से जो आएगी जुलाई का जो करंट अफेयर्स है वो मोस्टली जो भी है सारा ले लिया गया है। बाकी कुछ चीजें बचेगी तो उनको हम ऑब्जेक्टिव में और लेंगे क्लास में, मतलब प्रश्नों की क्लास लेंगे, उसमें कुछ चीजें रहेगी तो एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि भारत का करंट साथ में ले, भारत का साथ में ले, तो अब कल से जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें भारत से संबंधित राष्ट्रीय करंट हम शुरू करने वाले हैं। और राष्ट्रीय करंट हम एक ऐसी श्रृंखला में शुरू करेंगे, जैसे हो सकता है कि सबसे पहले महत्वपूर्ण पुरस्कार लें या महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुए हैं उनकी लेंगे एक क्लास पुरस्कारों की लेंगे, एक क्लास जो भी रिपोर्टें आई है उनकी लेंगे, एक क्लास जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खेल हुए हैं उनकी लेंगे, राष्ट्रीय लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय उसमें भारत का योगदान है तो उसको हम साथ में देखेंगे, भारत का योगदान नहीं है तो एक बार अंतर्राष्ट्रीय को भी हम छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य चतुर्श्रेणी है और उसको फाइट करना है। करंट सारा अपनी क्लास में से आएगा ऐसे दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन कोशिश ये रहेगी, कोशिश ही कर सकते हैं अपन और कोशिश पूरी करेंगे। इसलिए जुलाई की क्लास में आज के लिए इतना ही, ये थोड़ा सा आप सुधार कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन राष्ट्रीय स्तर की क्लास के साथ में मिलते हैं। धन्यवाद।